कैसे हैं सभी लोग? ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर सबसे ऊंचा कोई पद है तो वह शिक्षक का होता है, एक गुरु का होता है। और यह सत्य भी है, बिना शिक्षक के या बिना गुरु के ना कोई अशोक सम्राट बन सकता है, ना कोई अर्जुन वीर योद्धा बन सकता है, ना कोई साधारण छात्र सम्मानजनक पद प्रतिष्ठा हासिल कर सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कृपया आकर स्वागत द्वारा एडीएम साहब को सम्मानित करें। कृपया आप लोग ताली बजाएं। तो मैं माननीय श्री वीरेंद्र प्रसाद जी एडीएम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कृपया पुष्प द्वारा सम्मानित करें। अभी मैं इस संस्थान के डायरेक्टर को बुलाना चाहूंगा जो कि अपना कुछ पुरस्कृत करेंगे। तो कृपया तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री राकेश रंजन जी को जो कि केसेस प्रोफेसर हैं, जो अपने एसएस बालिका में भी अध्ययनरत हैं। तो कृपया मंच पे आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महात्मा महोदय, इस संस्थान के निदेशक आदरणीय श्री शशि जी, इस संस्थान में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के विद्वत शिक्षक आदरणीय श्री शिवजी प्रसाद श्रीवास्तव जी, इस संस्थान से जुड़े वे तमाम शिक्षकगण जिन्होंने इस संस्थान से मेरी छोटी बहन सुश्री प्रियंका कुमारी, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पूरे बिहार में 124वां स्थान प्राप्त कर ग्रामीण विकास अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, उनका भी मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। विशेष रूप से मेरे छोटे चाचा श्री गौरीशंकर राम जी, जो इस प्रस्तुत चयनित हो रहे नवचयनित अधिकारी के पिता हैं और ऐसे बागवान को मालूम है जिन्होंने ऐसा पौधे को सूचित किया है जो गोपालगंज जिले में नहीं पूरे राज्य की मान मर्यादा को ऊंचा करने का इसमें काम किया है। तो अपने चाचा को भी मैं इस मंच से उनकी गहराइयों से भी कामना देते हुए मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जो भी प्रिंट मीडिया के हमारे बंधु हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इस सभागार में उपस्थित सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे कहने के लिए मेरे पास बहुत सारे शब्द नहीं है, मेरे शब्द हैं। विशेष रूप से इस मंच के संचालन कर रहे संचालक महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे बेशक कहने के लिए इस मंच तक आमंत्रित किया। गोपालगंज जिले का यह लक्ष्य निर्णय अब किसी नाम और परिचय का मोहताज नहीं रहा। कहा जाता है कि इमारत भी बताती है, खंडहर भी बताती है कि इमारत बुलंद थी। आपके भले यहाँ कुछ दिखे
लेकिन मुझे यहाँ नालंदा और तक्षशिला नजर आ रहा है। आपको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मुझे आप गुरुजनों में चाणक्य नजर आ रहा है और आप छात्रों में मुझे चंद्रगुप्त नजर आ रहा है। घनानंद के अपमान करने के पश्चात भविष्यभा में चाणक्य ने अपने शिखर को दी और जब जाने लगा तो बच्चा राजकुलम खेल रहा था, बार बार बन रहा था। उस बच्चे को चाणक्य ने गोद में उठा करके तक्षशिला में ले आकर के लोक प्रशासन के पहली किताब जिसे आप चाणक्य की अर्थशास्त्र के रूप में जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, इकोनॉमी की किताब नहीं है। और तक्षशिला में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पैदा किया। तो गोपालगंज जिसे धरती काफी पावर बेस्ड है, मुबारकपुर की धरती है। गोपालगंज का पुराना नाम मुबारकपुर भी है और उस मुबारकपुर की धरती को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप से आदरणीय श्री शशि जी जो इस चंद्रगुप्त के चाणक्य हैं। मैं लक्ष्य अकेडमी के चाणक्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस संस्थान से जुड़े तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने प्रियंका जैसे चंद्रगुप्त को पैदा किया है। मुझे बहुत खुशी है सुश्री प्रियंका कुमारी ने 124वां रैंक प्राप्त गोपालगंज में पूरे राज्य का नाम रोशन करने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग में जाकर आरडीओ के पोस्ट पर पदस्थापित होकर अपने दायित्वों और कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि समाज के अंतिम पैदान के जो लोग हैं उनको सरकार की योजनाओं को से लाभान्वित करवाने का काम करेंगे। आदरणीय समाहर्ता महोदय भी इस बच्चे को हौसला अफजाई के लिए बहुत कुछ करेंगे और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते शशि जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, बेहतर से बेहतर की तलाश कर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, पेट जाता है शीशा अक्सर पत्थर को चोट से, पेट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। मैं मंच पे माननीय श्री वीरेंद्र प्रसाद जी एडीएम साहब को मैं उपस्थित कराना चाहूंगा। कृपया आगे अपने शब्दों द्वारा कुछ इस मंच की शुरुआत बनाएं। संस्थान के डायरेक्टर साहब और कई शिक्षक छात्र और इस संस्थान से सफलता प्राप्त की आपको बहुत बहुत बधाई हो। व्यास इस संस्थान का अवसर नाम रोशन किया है और मैं यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्राओं से आशा करता हूँ कि वे भी अपने कठिन परिश्रम से सफल हो। सफलता के लिए मात्र दो शब्द होता है, फर्स्ट डिक्लेरेशन एंड डेडिकेशन, फर्स्ट डिक्लेरेशन एंड डेडिकेशन। इसमें सिवा दूसरा कोई चीज नहीं है। अगर आपके मन में फर्स्ट डिक्लेरेशन है तो और दूसरा डेडिकेशन है तो आपको सफलता कोई भी कर सकता है। आपको तैयारी करने में बहुत से बाधाएं आएगी, बहुत सी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक ही चीज आपको साथ रहेगा, आपकी इच्छा शक्ति, आपका डेडिकेशन। अगर डेडिकेटेड है और डिटरमाइंड है तो आप सफलता प्राप्त करेंगे।
आपको सफलता के दौरान बहुत से प्रयत्न सीखने प्रयास करेंगे, बहुत सी समस्याएं आएगी। समस्याएं घबराना नहीं है, पीछे घूमकर देखना नहीं है, पीछे मुड़ कर देखना नहीं है, पीछे खाई होती है, पीछे देखिएगा गड्ढा दिखेगा। जो हिमालय पहाड़ पर चढ़ता है कभी नहीं पीछे घूमकर देखता है, मुड़ कर नहीं देखता, मुड़ कर देखेगा तो सफलता प्राप्त नहीं करेगा। सफलता का मात्र है कि लक्ष्य को देखना है, पीछे नहीं देखना है। और कभी भय नहीं होते, अगर भय अगर होती है, अगर भय अगर वो किसी चीज भोगता है, आपकी सफलता संदेह हो, भय नहीं होनी चाहिए। मैं सफल होऊंगा, सफल होऊंगा, सफल होऊंगा। असफलता डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए, असफलता उसकी डिक्शनरी नहीं होनी चाहिए। और अगर थोड़ा भी मन में शक होगा कि मैं नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तो वैसे छात्र छात्राएं सफल होने चाहिए। नहीं होगा तो फिर मेरे पास हाथ पैर है, कहीं खाता मालूम है, इनका क्या करना है। हिमालय पहाड़ पर चढ़ता है, सोचता है कि गिर वक्त क्या होगा, जानता मर जाऊंगा, सीधा सीधी बात। इसलिए जो सफलता के सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं, कहीं मुड़ कर नहीं देखना है, उनको आगे देखना है कि मेरा एक सीढ़ी चढ़े, दो सीढ़ी चढ़े, थोड़ा सा और बाकी है। पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपको खाएगी नहीं पकड़ेगी। इसलिए सफलता के लिए वही शब्द है डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। नेपोलियन बोनापार्ट को जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के डिक्शनरी में नो शब्द नहीं था, कभी नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट के नो शब्द कहीं था। जब उन्होंने यूरोप पर चढ़ाई किया था तो उसने अल्पस पर्वत आ गया था। तो अल्पस पर्वत जब आया तो उसके सैनिक कहा कि सर अल्पस, उसने कहा देखो अल्पस है, यहाँ पे अल्पस नहीं। तो सैनिक के मनोबल इतना बड़ा तो जितना भी हथियार था लेके पार हो गया, अल्पस चढ़ा मुश्किल था। तो आपने अगर भय वहीं हो जाता है तो उसके सैनिक पार नहीं होते। इसलिए भय नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी परीक्षा बिना भय के पार कर सकते हैं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इनको कहीं जाना भी है, इसलिए संक्षिप्त रूप से आप सुन पाए। अब मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा इस संस्थान के प्रबंधक महोदय मिस्टर शशिकांत जी। इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं, लगभग आप सभी को पता ही है। ये पेशे से तो शिक्षक है नहीं, आप जिस रूप में चाहे देखना, उस रूप में आपको गाइड करने के लिए मिल जाएंगे। तो एक बार तालियों के साथ स्वागत करें शशिकांत जी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंच पर उपस्थित माननीय एडीएम साहब और इस सभा में उपस्थित श्री राकेश रंजन जी और मेरे अंकल हरिओम दत्ता जी, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से और आप लोगों की तरफ से। एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ। जब मेंस का रिजल्ट आया था तब भी डाला था, और जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया था तब भी डाला था। कौन कहता है कि आसमान की सुराग नहीं हो सकती? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकती? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जाए। जिस दिन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग था उस दिन मैंने बोला था कि सिर्फ हंगामा करना, खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ पे सूरत बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। थोड़ी सी मैं ब्रीफ करूंगा इस पूरे प्रोसीजर को, किस तरह से ये पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू का ये पूरा चला है। बहुत शॉर्टकट में मैं बताना चाहूंगा। प्री का रिजल्ट लगभग आया था मार्च के लास्ट में। तो प्री का रिजल्ट आने के बाद काफी सारा डिस्प्ले चल रहा था कि कहाँ मेंस की तैयारी होगा और क्या क्या चीजें होंगी, कैसे पूरा प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा। हमसे बात हुआ, प्रियंका से बोले कि सर ऐसा बात है, बाहर जाने की प्लानिंग हो रहा है और ये तमाम चीजें हैं, तो आप सजेस्ट करिए कि क्या बेहतर होगा। मैंने जब पूछा इसका बैकग्राउंड कि क्या क्या अभी तक पढ़ रखी हो, क्या अभी मेंस के बारे में सिलेबस वगैरह पता है कि नहीं, पेपर 1 पेपर 2 जो ऑप्शनल पेपर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आइडिया है कि नहीं। तो इसने साफ शब्दों में बोला कि सर बहुत कुछ नहीं, शायद थोड़ा बहुत पता है इस सब के बारे में।
तो मुझे लगा कि पटना और दिल्ली के जितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मेंस की तैयारी करते समय एक सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आप जो मेंस की राइटिंग लिखते हैं ना, उसको चेक करने वाला एक ईमानदार व्यक्ति आपके पास होना चाहिए, जो कोच के मतलब समान आपको समय समय पर गाइड करता रहे, कहाँ से आंसर शुरू करना है, कहाँ पे आंसर समाप्त करना है, कहाँ पे मोटी पार्ट लिखाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है मेंस की राइटिंग में। तो मैंने सोचा कि 400-500 की भीड़ में जाकर कहाँ गुम हो जाएगी और इसका प्री का रिजल्ट प्री में ही न रह जाए। तो हमने बोला कि मुझे तो विश्वास है अपने नोट्स पे, अपने हथियार पे, अपने तमाम चीज़ों पे, तुम भी अगर विश्वास कर सकती हो तो बोलो कदम से कदम मिलाकर साथ में आगे बढ़ते हैं। फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। अब चूँकि उस समय तो क्लासेस चल रही थी तो सब क्लास समाप्त हो जाता था, तो मैं बोला कि 12-1 बजे जब सभी क्लासेस समाप्त होती है, किताबों को लेकर तुम पहुंच जाओ। और फिर धीरे धीरे प्रक्रिया स्टार्ट हुई। और सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए कि कोविड-2 का लॉकडाउन लग गया। कोचिंग अभी स्टार्ट हुए भी समय कम भी था, तब तक सेकेंड लॉकडाउन लगा 6-7 अप्रैल से। फिर इसकी पढ़ाई की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। वो दौर स्टार्ट याद है मुझे कि जब इसने पहला आंसर लिखा था, एडुटेरिया का एक टेस्ट सीरीज़ था जहाँ पे हज़ारों बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे उस टेस्ट सीरीज़ में, और पहला आंसर लिखा था और सबसे शायद लास्ट में था, 18 नंबर इसका था, 38 नंबर में सबसे लास्ट में। जैसे सभी छात्रों के साथ होता है कि वहीं से वो डिमोटिवेट हो जाता है। इसने बोले कि सर क्या लगता है कि मतलब ये सबसे हम नीचे हैं, कैसे पॉसिबल है कि मतलब इतने सारे बच्चों को फाइट करके हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। हमने बोला कि अभी शुरुआत है, अभी एक कदम अभी बढ़ाया आपने, और वो कदम बढ़ना भी ज़रूरी है। अब यहीं से तुम बैक सोचना ही नहीं है कि अब पीछे क्या होगा, बस स्टेप बाय स्टेप तुम आंसर लिखते जाओ। मेरा वादा है कि मेंस के एग्ज़ाम के पहले तुम्हारा जो आंसर होगा और आज के क्वालिटी ऑफ आंसर में दिल्ली आसमान का फ़र्क होगा, मतलब कोई मतलब ये नहीं होगा। और अंततः वो देखने को मिला। बच्चों को हम बोलते हैं कि मेंस के लिए सबसे ज़रूरी है मेंस राइटिंग। लगभग 4-5 सेंचुरी का पूरा कवर पेज ख़त्म हुआ है। इस जर्नी इतना आसान नहीं है मेंस का राइटिंग। लगभग 2000 पेज इसने 3 से 4 महीने में पूरा 2000 पेज को लिख कर रखी। अभी कुछ पेज आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलेगा। जर्नी आगे बढ़ती गई। उस समय कोविड कभी तेज़ हो रहा था, कभी कम हो रहा था, जो भी चलता रहा, घर में धूप बरसात आते रहा। हम लोग का प्रिपरेशन, संघर्ष इसका भी था, संघर्ष हमारा भी था, दोनों आदमी का संघर्ष कंटिन्यू रूप से चल रहा था। एक समय ऐसा भी आया कि मतलब इसने कभी एक बार ये भी बोले कि सर आप इतने मेहनत से आते हैं पढ़ाने और ये पता ना होगा कि नहीं होगा। हम बोले फल की चिंता क्यों करना है, जो होगा सो देखा जाएगा। टाइम मिला है, वक्त मिला है, सारी चीज़ें जब सब कुछ अपने हिसाब से चल रही है तो फिर इसमें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस कदम बढ़ाए जाए और मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के प्रयास में हम लोग लगे रहे। अंततः हम आपको बता रहे हैं कि फिर जब लास्ट एग्जामिनेशंस आने लगा तो फिर धीरे धीरे मार्क्स मतलब धीरे धीरे लगातार बढ़ने लगा। और एक समय ऐसा भी आया कि उसी एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज में टॉप 3 और टॉप 5 में और कभी तो टॉप पे लाकर मैंने छोड़ दिया था। ये एक बार सिलेबस, फिर उसके बाद से बोला कि अब सिलेबस नहीं, अब कुछ ऐसे बातों को जानो कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया फिर भी कुछ ना कुछ लिख देना है कॉपी पे। तो कुछ ऐसे बातों को भी जानना था आउट ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, जो आपको एग्जामिनेशन में आए फिर उसको दूसरे हिसाब से आपको लिख देना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितना चीज़ें आप पढ़े उतना ही सब कुछ हूबहू आ जाए। फिर कुछ उस लेवल से पढ़ाई हुआ। फिर कोविड के कारण 1 महीना डिले हो गया एग्ज़ाम मेंस का, तो और थोड़ा सा मौका मिलेगा, चलो 1 महीना और थोड़ा सा बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा। मैथमेटिक्स, साथ में ऑप्शनल PSIR। अब इसका ऑप्शनल भी था PSIR, मेरा ऑप्शन था हिस्ट्री, जो यहाँ पे क्लास भी चलता है वो हिस्ट्री चलता है। और फॉर्म भरते समय हम लोग का मतलब कंटेक्ट नहीं था तो इसने PSIR डाल दिया था। हमने बोला तुम टेंशन न लो, BPSC का मेंस का एक खासियत है कि 12 क्वेश्चन पूछता है, 6 क्वेश्चन लिखना है। इसमें से जो 2 सेक्शन है पॉलिटी का वो हमने पढ़ रखा है अपने हिसाब से सिविल सर्विस की तैयारी में, और जो IR का सेगमेंट वो भी हमने पढ़ रखा है सिविल सर्विस की तैयारी में। और बाकी सारी जितनी चीज़ें वो यूट्यूब से किया जाएगा, उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पता है यूट्यूब पे कौन से टीचर किस लेवल के पढ़ाते हैं और क्या चीज़ें हैं। इस बात का भी सख्त निर्देश है कि यूट्यूब पे वही वीडियो देखना है जो मैं सजेस्ट करूँ। ऐसा नहीं कि किसी का प्लान उठाकर देखने लगे कि मेंस की तैयारी 30 दिनों में करें और इसका तैयारी 20 दिनों में करें, आंसर लिखना 10 दिन में सीखे। सख्त निर्देश था इस सब बातों को कि वही वीडियो सामान्यतः देखना है जो वीडियो को मैं चुन कर भेजूँ। अगर मार्क्सवाद पे वीडियो देखना है तो मार्क्सवाद का वीडियो मैं खुद देखकर पहले भेजूँगा कि तुम्हारा टाइम उतना जाया ना होने जाए, नहीं तो पता चले 3 घंटा तुम्ही को वीडियो सर्च करने में लग जाएगा तो फिर पढ़ाई कब होगा।
तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी नज़दीक से मतलब वाच करके सब चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। फिर मतलब वो पढ़ाई तो मतलब कंटिन्यू था ही, काफ़ी मेहनत भी की और मेहनत रंग भी लाया। आप स्टडी टेबल की इसकी हालत बताए तो हम जाते थे पढ़ाने तो पूरा एक इतना बड़ा टेबल था स्टडी टेबल, इधर हिस्ट्री लिख रहा है, इधर ज्योग्राफी लिख रहा है, इधर PSIR का नोट्स छिटाया पड़ा है, इधर मैथमेटिक्स का 2 क्वेश्चन छिटाया पड़ा। बारी बारी से पहले चलो इसको देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करते करते फिर हम आगे बढ़े। मेंस का पेपर हुआ, मेंस का पहला पेपर हुआ हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और कुछ और चीज़ें, मतलब उसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है। हिस्ट्री तो जितना क्वेश्चन सेलेक्ट किया था लगभग सब फंस गया, उसमें से 15-20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया था तो 3 फंस गया, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। करंट अफेयर्स की चीज़ें थोड़ा सा टॉप आ गई, तो हमने तो पहले से इसको बता रखा था कुछ भी आ जाए पेपर सादा नहीं छोड़ना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के बिहार और खासकर BPSC के एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करता है, उनके बारे में थोड़ा सा तो अनुभव हो ही गया है कि किस लेवल पे कॉपी चेक होता होगा। हम बोले कि बस कॉपी नहीं छोड़ना है, जो भी है भर देना है, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। और यहाँ पे बैठी है वीडियो के पद पे ना, वो मेंस के बल पे ही बैठी हुई है। इंटरव्यू में बहुत मार्क्स थोड़ा सा कम हो गया है, मेंस में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है, कट ऑफ से 100 नंबर अधिक है कट ऑफ से। तो पेपर 1 के दिन शाम को बात हुआ तो शाम को बोली कि सर करंट अफेयर्स का टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो गया है, ठीक से मैं नहीं लिख पाया। उनका नहीं कि जब जो हो गया भूला जाओ, आगे नहीं सोचना है, क्योंकि अगला पेपर इसका डिप्रेशन रहेगा तो फिर अगला पेपर बढ़िया से नहीं होगा। हम बोले जो बीत गई वो बात गई, ज़्यादा दिमाग नहीं फंसाना है, बस अगला पेपर है नेक्स्ट पेपर 2, उसके लिए तैयारी करो, जो शॉर्ट नोट्स बनाएगा उसको बार बार रिविजन करो। फिर पेपर 2 पेपर 3 भी कंप्लीट हुआ, सब कुछ अच्छा से मेंस कंप्लीट हुआ। अब बिहार लोक सेवा आयोग थोड़ा सा डिले कर दिया इंटरव्यू में, फिर भी रिजल्ट आया, काफ़ी मतलब 6-7 माह लग गया मेंस का रिजल्ट आने में, और फाइनली मेंस का रिजल्ट आया। एक दिन पहले बात हुआ, क्योंकि पहले पता लग जाता है कि बिहार BPSC का मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो पहले ही पता लग गया। तो बोले कि सर आप फिर मेंस का रिजल्ट देख कर बता दीजिएगा, हम नहीं देखोगे। हम ठीक है, हम ही देख लेंगे, क्या दिक्कत है। शाम का 5 बजे का समय था, मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे हैं रोशन सर जो मैथ पढ़ाते हैं, ये लोग हम लोग साथ में मतलब चाय पर ही मिले थे। उसी समय मेंस का रिजल्ट आया, मतलब मेंस का रिजल्ट वो लिस्ट में देखकर जो खुशी फील हुआ ना, उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। मेंस का रिजल्ट आया, फिर मैं इसको सूचना दिया, ये उस समय मार्केट में थी, शायद मैं बताया कि मेंस का रिजल्ट आया, आंखों से आंसू निकल गया, मतलब बात करके कि चलो भाई इतना दिनों का संघर्ष कम से कम यहाँ पे हमने लाकर पहुँचा दिया कि मेंस हो गया, एक स्टेप और बाकी है इंटरव्यू। हम बोले कि पहले सेलिब्रेशन को एंजॉय कर लो मेंस का रिजल्ट, फिर रात को हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आगे क्या करना है। फिर वही सलाह सुझाव कि यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, पटना दिल्ली यहाँ का मौक दो, वहाँ के मौक दो। हमने बोला कि इतना सारा मौक यूट्यूब पे पड़ा है, उसी में से 10 को मौक तो हम देख लेंगे, फिर कैसे प्रक्रिया होगा उसको हम आगे बढ़ा देंगे। फिर सिंगल मैंने मौक लिया 2-4, उसके बाद से मेरे पैनल में मैं और धीरज और ये मैम नीतू मैम थे, और भी 1-2 लोग हैं, समय समय पर 6-7 मौक यहीं पे हुआ। फिर प्रक्रिया आगे बढ़ा, मौक आगे चलता रहा। फिर मैंने बोला अब जाओ पटना, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे मौक दे लो, क्योंकि सीनियर से कैसे बात करना है वहाँ पे थोड़ा सा एक अलग माहौल मिल जाएगा। मौक से जो पूछा जाता है वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, मतलब वाकई इंटरव्यू में आ जाए, फिर भी एक कॉन्फिडेंस आपको दे देता है कि चलिए भाई हमने इतना कर लिया है तो फिर आगे कोई संभावना नहीं बनेगी। फिर फाइनली इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। इंटरव्यू भी हुआ तो वैसे ही थोड़ा सा साइड ही थी कि इंटरव्यू भी उस लेवल पे नहीं गया है जैसा सोचा गया था। क्वेश्चन आसानी था कि दुर्गा मंदिर थावे का कब बना हुआ था, कैसे दारू पकड़ाता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है बॉर्डर पे, यही सब सामान्य क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी इंटरव्यू था, कंप्लीट हुआ। अंततः 1 अगस्त को BPSC ने अनाउंस किया कि 4 अगस्त के आसपास फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसी दिन से मैंने इसको इन्फॉर्म किया कि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। फिर प्रक्रिया आगे बढ़ा और 3 तारीख को शाम को ही थोड़ा सा माहौल बनने लगा कि लग रहा है कि 3 ही तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। फिर वो समय आया जिस घड़ी का इंतज़ार था, और रात के लगभग 10:30 बजे रहे थे जब रिजल्ट पब्लिश हुआ BPSC का। वो भी शॉर्ट बैक दे रहा था रिजल्ट प्रकाशित करते समय। सबसे पहले टॉप 10 का रिजल्ट दिया, उसके बाद से 1.5 घंटा फंसाए रखा सब इंटरव्यू देने वाले लोगों को, और लगभग 1.5 घंटा के बाद से मैंने फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया। और जो RDO का पद है ना, RDO वो 16वें रैंक पे है, 16वें रैंक पे सबसे नीचे। खोजते मतलब 675 लोगों की लिस्ट में खोजते 16वें बॉक्स के अंतर्गत सेकंड से तीसरे स्थान पे था। मतलब उतना धीरे धीरे लग रहा था कि भाई क्या होगा, अभी नहीं आया।
फिर लास्ट में पता चला कि अच्छा ऊपर 2-3 प्रियंका मिल गई थी, प्रियंका सोनी थी, प्रियंका भारद्वाज थी, लेकिन रोल नंबर नहीं मैच कर रहा था। फिर लास्ट में पता चला कि रिजल्ट फाइनल हो गया, तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और वो तो आप समझते ही हैं। और फाइनली रिजल्ट बना, और उसके बाद बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस सर्विस में आने के पश्चात ये कोई छोटा मोटा सर्विस तो है नहीं, पद तो कुछ ही हैं। देश में पीएम है, राज्य में सीएम है, जिले में डीएम है, अनुमंडल में एसडीएम है, और प्रखंड में बीडीओ है। मतलब एक ब्लॉक लेवल पे बीडीओ हैं। जिस तरह से देश का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, स्टेट का डिसीजन डीएम लेते हैं, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं, अनुमंडल में एसडीएम होते हैं, वैसे ही एक ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार रहते हैं एक बीडीओ के पास। तो ये सब बातें हैं, ये एक संक्षिप्त जर्नी थी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि जिस उद्देश्य के साथ इस कोचिंग संस्थान की स्थापना की गई थी, मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे वो उद्देश्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये सफलता सिर्फ इसी की सफलता नहीं है, हम सबकी सफलता है, क्योंकि इस सफलता से जो आप लोगों को टॉनिक मिलेगा और आप लोगों को जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप लोगों के जो अंदर ऊर्जा आएगी, फिर उसका भी आगे परिणाम देखने को मिलेगा। बशर्ते एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बस इस ऊर्जा को बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद से सेमिनार खत्म हुआ और फिर अपने आप दूसरी दुनिया में लग गए। गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप विश्वास बना कर रखें, और जिस भी टीचर के पास पढ़े उनके पास एकदम 100% थोड़ा सा भी सस्पेंस नहीं होना चाहिए को कैसा पढ़ा रहे होंगे, कैसा होगा। एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया तो फिर पढ़ना ही है। लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचें कि ये करना है, करें नहीं करें। युद्ध के मैदान में अर्जुन जब उतरे युद्ध करने के लिए महाभारत में, तो उनके पास भी असंख्य सवाल थे। सब सवालों का सवाल जवाब के श्री कृष्ण ने दिया। बोला भाई जितना पूछना है पहले ही पूछ लो, क्योंकि युद्ध में उतरने के बाद कोई संशय नहीं होना चाहिए। वो आगे भीष्म पितामह हैं कि अपने ही गुरु हैं, वो मैटर नहीं करता है। इसलिए जितना सवाल पूछना है उतना पूछ लो। अर्जुन ने जितना सवाल पूछना था सब कुछ पूछ लिया। श्री कृष्ण ने बोला भाई ठीक है, अब तो मैदान में जाया जा सकता है। फिर आगे डिसाइड हुआ कब युद्ध होगा। तो वैसे ही आप भी लक्ष्य को निर्धारित कर समय एक समय जितना सोचना है उतना सोच लीजिए कि एक दरोगा बनना है कि बीपीएससी निकालना है, क्या करना है, यूपीएससी करना है। एक बार बस सोच लीजिए। एक बार जब सोच लिए तो फिर आगे कितनी बाधाएं आएगी ये मैटर नहीं करता है। कोचिंग जब खुला था तो उस समय भी बकने वाले लोगों ने और बहुत अनाप शनाप बातों को उन्होंने बोला था, इधर उधर रूमर फैलाया था कि ये बात है वो बात है, फला ढिमका तमाम चीज़ें। हमको लगा कि भोंकने वालों के पीछे पड़ने से बेहतर है कि अपने लक्ष्य पे क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग समय समय पर आपको मिलते रहेंगे, सबके पीछे पीछे आप भागते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। सचिन तेंदुलकर जो जिनको क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है, उनके बारे में आप सुने होंगे। कभी भी सचिन तेंदुलकर को ग्राउंड पे स्लेजिंग करते हुए नहीं देखा होगा, छीटा कसी जिसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हो, चाहे पाकिस्तान के गेंदबाज हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के गेंदबाज हो, ग्राउंड पे बंदा जब उतर गया तो इतना शांत गंभीर धीर कि आप पूछिए मत। विराट कोहली और बाकी सारे ये तो थोड़े में उतावले हो जाते हैं। कितना भी उनके ऊपर कमेंट मार दीजिए, कितना भी कुछ बोल दीजिए, कुछ भी नहीं, एक भी जवाब सचिन तेंदुलकर आज तक किसी को ग्राउंड पे नहीं दिया होगा। वो अपना जवाब देते थे अपना सेंचुरी लगाकर, तो हम वो आपका मुंह बंद करेंगे अपना सेंचुरी ठोक कर, और सेंचुरी ठोकते थे और बाकी खिलाड़ियों का मुंह बंद करते थे। इसलिए अपने रास्ते पे आप बढ़ते रहें, और बाकी क्या कुछ दुनिया कह रही है उसके पीछे न भागें। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और कंटिन्यूअस में आगे बढ़ते रहें। इस सेमिनार का बस उद्देश्य यही है कि पिछले लगभग सेम डेट पर यही सेमिनार हुआ था जहाँ पे सीमा मैम आई थी, जहाँ पे वहाँ पे वो बैठकर सेमिनार को सुन रही थी। एक फ़ोटो है हम पिछले साल का, वो डालेंगे आप देखिएगा, वहाँ पे बैठ के सुन रही थी। तो इस सेमिनार का उद्देश्य यही है कि वहाँ से उठकर यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, इसी जर्नी के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो हम ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्द अब आप ही लोगों में से कोई बैठा हुआ अगला यहाँ पे आएगा, और ये अगली बार चीफ गेस्ट इनको भी बनाया जाएगा। ठीक है, उत्साह को बस बनाए रखना है और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाना है। कहते हैं ना कि पिछले क्लास में भी हम बताया कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। 2010-11 के पहले दुनिया में एक भी डबल सेंचुरी नहीं लगा था वनडे क्रिकेट के अंतर्गत। टीम 200 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे पहला सेंचुरी लगाया था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने, 200 रन मारा था। तब तक दुनिया को लगता था, उसके पहले कितने क्रिकेट हो चुके थे एक दिवसीय, दुनिया को लगता था कि डबल सेंचुरी नहीं मारा जा सकता है। एक सचिन तेंदुलकर मांगे, उसी समय गैलरी में खड़े थे वीरेंद्र सहवाग। उनको लगा भाई एक आदमी मार सकता है तो हम क्यों नहीं मार सकते हैं, जबकि इनसे अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज हैं।
अगले कुछ ही सालों के पश्चात वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी ठोका। जब वीरेंद्र सहवाग डबल सेंचुरी ठोक रहे थे उस समय गैलरी में मौजूद थे रोहित शर्मा। उसने बोला भाई ये लोग कर दिए तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो एक अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। 3 बार ठोका बन रहा डबल सेंचुरी। और आज के डेट में दुनिया के कितने बल्लेबाजों ने दोहरा सेंचुरी मार दिया है? वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो 2010-11 के पहले एक भी नहीं, लेकिन उसके बाद से कई और दोहरा। तो एक बार वो मन में धारणा बन जाती है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक बार जो कर दिया तो फिर धीरे धीरे मनोबल लोगों का बढ़ने लगता है कि एक आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे पास कोई विभेद नहीं है, सब कोई सामान्य रूप से ही आता है। एक छोटे से कहानी से फिर अपने बात को मैं परिणाम दूंगा। एक मूर्तिकार था, मूर्तिकार क्लास में भी मैं बताते रहता हूँ। मूर्तिकार था, रास्ते से गुजर रहा था तो एक पत्थर था जो बोला कि हमको उठा कर ले चलिए, हमको मूर्ति बनाइए, आपके सारे जितने सारे दुख दर्द होंगे सबको हम बर्दाश्त कर लेंगे। मूर्तिकार उस पत्थर को उठाया, अपने साथ लेकर चल दिया। क्या करने के लिए? मूर्ति बनाने के लिए। जैसे ही मूर्तिकार ने 2 हथौड़ी और छेनी का चोट मारा, पत्थर जोर से चिल्लाया कि अब इससे ज़्यादा नहीं। तो माता जी, हेलो, माँ है क्या? आ जाइए, इधर आ जाइए। प्रियंका की माता जी हैं, एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए। तो मूर्तिकार पत्थर उठा कर लाया, जो तपता है वही सारा खारा सोना बनकर निकलता है। तो थोड़ी सी गर्मी से बर्दाश्त करिए, कोई उतना भी गर्मी नहीं है। तो मैं बता रहा था कि वो मूर्तिकार पत्थर उठा कर लाया और उसमें कट करके मूर्ति बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की। चलने दो लाइट। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की। मूर्तिकार ने जैसे ही 2 हथौड़ी लगाया, पत्थर जोर से चिल्लाया, भाई हम ये दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम मूर्ति मतलब हम ठीक है, हमको मूर्ति नहीं बनना है। मूर्तिकार बेचारा क्या कर सकता था, उसने पत्थर को छोड़ दिया, मूर्ति बनाने का काम बंद कर दिया। ऐसे मूर्तिकार रास्ते से गुजर रहा था तो एक दूसरा पत्थर बोला कि हमको उठा कर ले चलिए, हम मूर्ति बनने के लिए पूरी तरह से क्या है, तैयार है। मूर्तिकार बोला भाई ठीक है, आपको उठा कर ले चलते हैं। मूर्तिकार उसको पत्थर को उठा कर लेकर आया। उसके बाद से छेनी हथौड़ी के अपने मार से वो सभी मार बर्दाश्त करता रहा पत्थर, और अंततः लास्ट में एक खूबसूरत सा मूर्ति बनकर क्या हुआ, तैयार हो गया। कुछ दिनों के पश्चात उस मूर्ति को ले जाकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। पीपल के वृक्ष के नीचे रख देने के पश्चात धीरे धीरे वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया। एक सज्जन पहुँचे और उस मूर्ति के लिए एक मंदिर बनाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई। जब मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा था, तब हिंदू धर्म में एक रिवाज है कि सबसे पहले शिलान्यास होता है, एक नारियल तोड़ा जाता है। तो एक नारियल तोड़ना था, तो फिर प्लानिंग हुई नारियल कहाँ टूटेगा। तो मूर्तिकार जो दूसरा पत्थर था, जिसने मूर्ति बनने से इनकार कर दिया था, थोड़ा सा चोट बर्दाश्त नहीं किया था, उस पत्थर को उठा कर लेकर आया और उसी पत्थर पर उस नारियल को क्या किया, तोड़ा। मंदिर बना, बनकर तैयार हुआ। मंदिर बनने के पश्चात मंदिर पे आगे आने वाले जितने नारियल थे ना, आगे चलकर सब उसी पत्थर पे टूटते थे। वही पत्थर मूर्ति नहीं बना तो अब सारे दर्द को उसको बर्दाश्त, जिंदगी भर जब तक वो पत्थर रहेगा तब तक कितने सारे लोग उस पर नारियल अपना अपना क्या करके फोड़ेंगे। और जिसने चोट बर्दाश्त कर लिया वो बन गया अब आगे भगवान, और उसकी पूजा पाठ होने लगे। जस्ट लाइक हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अभी के दुख दर्द को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ी सी वर्षा होती है, थोड़ा सा कोई छीटा कसी कर देता है, थोड़ा सा कोई मनोबल डाउन कर देता है, आप वहीं पे घबरा जाते हो। इन सबको बर्दाश्त करना है, अंदर सजा के रखना है कि चलो भाई जब रिजल्ट होगा तो उस दिन तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे, इतना कॉन्फिडेंस रखिए। अगर अभी भी आप धराशायी हो गए और उस मूर्ति के जैसे अभी के कष्ट को बर्दाश्त करने से चूक गए, तो फिर याद रखिए जो लोग ताली बजाते हैं ना, नई रिजल्ट होने को वही लोग बुराई भी करते हैं। तो फिर ज़िंदगी भर जैसे उस पत्थर पे नारियल टूटते रहे ना, ज़िंदगी भर आपके ऊपर वो छीटा कसी होगा और आप ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाएंगे कि फला का लड़का फला की लड़की प्रिपरेशन कर रही थे, नहीं हुआ। इसलिए जितनी सारी ताकत है अपनी ताकत को इस फील्ड में झोंक दीजिए। कार्ल मार्क्स का एक कथन था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा दुनिया है। तो अपनी ताकत को केंद्रित करके एक ही जगह पे इस प्रकार से झोंक दीजिए
कि आने वाले साल 1.5 साल के पश्चात आप वहाँ से उठकर यहाँ आए और फिर आपके लिए भी इस प्रकार से सब आयोजन हो और आप भी दूसरे को मोटिवेट कर सके, आप अपने क्षेत्र में इस लेवल पे पहुँचे कि आपसे लोग देखकर मोटिवेट हो और फिर आप किसी के लिए मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, तो सेल्फ कंटेंट पढ़ रहा है, जो परीक्षा दे करके पास हो रहा है वो भी सेल्फ कंटेंट ही पढ़ रहा है। तो आखिर क्या मतलब सब कुछ मेहनत कर रहा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो सब कुछ पढ़ रहा है, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है तो सब कुछ पढ़ रहा है, स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है तो सब कुछ पढ़ रहा है। तो फिर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करता है और जो स्टूडेंट्स मतलब फेल कर देता है, उन लोगों के पढ़ने का अप्रोच क्या है, ये क्वेश्चन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हिम्मत जुटा के क्वेश्चन पूछा है, मैं बता रहा हूँ। अब देखो, वर्षा की बूंद तो सभी जगह पे एक समान ही पड़ती है। गन्ने पे पड़ती है तो उसका रस मीठा हो जाता है और करेले पे पड़ता है तो उसका तीखा हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप उन सारी चीज़ों को किस तरह से अडॉप्ट करते हो। जो असफल होता है और जो सफल होता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। 100 मीटर का रेस है तो 99 वो भी चला हुआ है, बस 1 मीटर जो फासला होता है ना, वो शायद हम लोग जैसे मार्गदर्शक आपको मिल जाए और वो चीज़ों को बता दे कि 1% का फासला कैसे मतलब धराशायी कर देना है। बस उसी 100%, 99% और 100%, इसी बीच के 1% फासले को आप समझ जाएंगे ना तो आप भी लिस्ट में आ जाएंगे और आपके लिए निकाल देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करूंगा प्रियंका कुमारी का, जिसका बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जोरदार तालियों के स्वागत करें। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी छात्र उपस्थित हैं, मेरे भैया जो इतना अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, सर और मेरी माँ है और मैम है, सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ मैं पहले। और इन लोग का सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसे आप सभी को पता है और इसलिए सेमिनार भी रखा गया है कि जो 66 बीपीएससी है उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनली, और मुझे आरडीओ का पोस्ट मिला है। यहाँ तक मेरे पहुँचने में सिर्फ ये मेरी ही सफलता नहीं है, जैसे मेरे भैया ने बताया कि यहाँ तक पहुँचने में जितने लोगों का अगर सहयोग है तो सबसे पहले तो इसमें मेरे माता पिता आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई इस संसार में कोई शिक्षक है, आपका पहला शिक्षक है, अगर आपका पहला मित्र है तो आपके माता और पिता है। उन्हीं के सहयोग से कोई भी बच्चा मतलब यहाँ नीचे से उठ के इतना ऊपर तक जाता है, उसमें माता पिता का बहुत ही अधिक सहयोग होता है। वे हर विकट परिस्थिति में अपने कैसे भी रहे, लेकिन वो इतना चाहते हैं कि मेरे जो भी बच्चा है उसके सपने पूरे हों, उसके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और उसके बाद अगर सेकेंड पे कहा जाए तो शिक्षकों का है, क्योंकि अगर शिक्षक ना रहे हमारे समाज में तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। समाज के एक दर्पण के रूप में शिक्षक को देखा जाता है। शिक्षक से ही आज हम डॉक्टर, इंजीनियर जो भी देखते हैं, हम तो बिना शिक्षक के संभव नहीं है। और उसके बाद अगर मेरे लाइफ में किसी का महत्व है तो मेरे फ्रेंड लोग का है। वैसे तो आपको सबको पता है कि मेरा ये प्रथम प्रयास है बीपीएससी में, लेकिन इसके पहले कि मैं अपनी जर्नी कुछ बताना चाहूँगी। मेरी सारी पढ़ाई गोपालगंज में ही हुई है, मैं कहीं बाहर नहीं गई गोपालगंज से। मेरा जो स्कूलिंग है मैंने 10th अपना SS बालिका गर्ल्स हाई स्कूल से किया है, जहाँ +2 के शिक्षक मेरे भैया हैं। और उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट में यहीं से किया, VM इंटर कॉलेज से, जिसमें मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, साइंस। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया कमला राय कॉलेज से, JP यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑनर्स था। क्योंकि पहले से मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मैंने उसमें मैथमेटिक्स लिया। जैसे सारे बच्चों का सपना होता है शुरू से ही कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, ये सारे IPS बनना है, तो वैसे मेरे भी सपने थे कि मैं भी सिविल सर्विसेज में जाऊँ। लेकिन क्या है कि एक तो पहले से ऐसी धारणा है, और है भी, सही भी है, कि इस सब तैयारी करने के लिए सिविल सर्विसेज की हमें कहीं ना कहीं बाहर जाने की आवश्यकता होती है। तो मेरा तो सपना शुरू से यही था,
लेकिन मुझे ये भी पता था कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे शायद मुझे ऐसा गाइडलाइन नहीं मिल पाएगा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाऊँ। और दूसरी बात प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ कि मैंने एडमिशन लिया था जेपी यूनिवर्सिटी, उसके बाद मुझे पता चला कि सेशन लेट हो रहा है और यहाँ पे 3 ईयर कोर्स 5 ईयर कोर्स बन के रह गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले कोई भी छोटी सी जॉब ले लेती हूँ 10+2 के आधार पे ही। तो मैंने यहाँ से एसएससी की तैयारी स्टार्ट किया और गोपालगंज में भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं लगभग मैंने सारे जगह देखा। तो जो भी तैयारी करनी है उसके लिए पहले आप देखिए पहले कि क्या जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, मुझे प्रॉपर गाइडलाइन मिल पा रही है या नहीं। तो मेरा 2020 में ग्रेजुएशन हुआ था जून में, ठीक। तो जून में मेरा मार्कशीट आ गया था। उसके बाद मुझे याद है 66 बीपीएससी का जो ये आया था, विज्ञापन आया था जो, तो अगस्त में आया था शायद। तो मेरा उसमें ग्रेजुएशन हो गया था। मैंने भी सोचा क्यों ना अब डाल दिया जाए क्योंकि अब एलिजिबल तो हो ही गए हैं। तो उसके बाद मैंने फॉर्म को डाला और उसके बाद पीटी के प्रिपरेशन बस वही जो मैंने पहले से पढ़ा हुआ था वो सब के आधार पर मैंने दिया और उसके बाद मेरा पीटी क्लियर हुआ। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने डाइट से डीएलएड का भी कोर्स में एडमिशन ले लिया था। तो चूँकि मैं 2020 में ही एडमिशन लिया और उसके बाद पीटी का उस समय एग्ज़ाम ही दी थी मैंने, दिसंबर में आई थिंक हुआ था। तो उसके बाद पीटी के बाद मुझे मेंस में लग जाना चाहिए, वैसे सामान्य तो सब कोई लग जाते हैं। और क्योंकि अब मैंने भी अपने ट्रैक चेंज कर दिया कि अब लेकिन फिर भी एग्ज़ाम दे रही हूँ मैं। एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है, मेंस का वो भी मैं दे के आई हूँ। तो ये सब चलते रहा क्योंकि ऐसी धारणा भी रहती है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम लोग सोचते हैं जाना तो सिविल सर्विसेज में है, लेकिन एक आधार बना लिया जाए, पहले इंडिपेंडेंट हो जाए। खासकर लड़कियों के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि लड़कियों के साथ एक दिक्कत है, माता पिता एक तय सीमा के बाद उनकी नौकरी हो या ना हो शादी जरूर कर देते हैं। और लड़कों के अब ये कहिए फायदे कहिए या फिर वो लोग के नुकसान कहिए, लड़कों की शादी तब तक नहीं होती है जब तक लड़का अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए। या तो सरकारी नौकरी कर ले या फिर प्राइवेट कुछ भी करे, लेकिन आमदनी होनी चाहिए तो ही शादी होती है। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप एक समय तक आप कुछ नहीं करती हैं, समय ऐसा ही बर्बाद हो जाता है, तो आपकी शादी पक्की है, वो तो होनी ही है। घर वाले अगर घर वाले का मन ना भी हो तो अगल बगल रिश्तेदार ये सारे लोग कर देते हैं, पीछे लग जाते हैं कि बिटिया बड़ी हो गई है, अब कितने दिन तक रखेंगे, शादी कर दीजिए। तो एक मोटिवेशन अगर मेरे लिए मेरे एग्ज़ाम के बाद ये सबसे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट होगी कि अगर मेरे से मोटिवेट होके यहाँ पे जितने भी लड़कियाँ बैठी हुई या फिर जो मुझे पहले से जानती हैं, मेरे पास कॉल मैसेज भी आए हैं, जिन्होंने पढ़ना बंद कर दिया था उन्होंने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर इनमें से कुछ लड़कियाँ ये सब इधर उधर की बातों में ना आकर आप यहाँ तक आई हैं, मुझे ये लगता है कि जैसे आप पढ़ते हैं, एकेडमिक क्लास करते हैं, इंटर करते हैं, मैट्रिक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वो तो करना है निश्चित है, लेकिन यहाँ पे जितने लोग आते हैं कुछ न कुछ मोटिव के साथ आते हैं कि हमें इस जो भी भीड़ है इससे अलग हटना है, मुझे अपना खुद का नाम कमाना है, नाम बनाना है अपना। तो इस उद्देश्य से यहाँ पे आए, जितने भी यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हैं फिर लड़के बैठे हैं, सबका यही मोटिव है, मेन मोटिव यही रहता है। तो यहाँ पे अगर आप आए हैं तो सिर्फ आए ही ना, बुक पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़े ही ना, एक अपना मतलब बनाए कि हाँ अगर हमको करना है तो करना ही है। आगे मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगी। ये थोड़ा सा था कि मैंने कैसे यहाँ तक मैंने आई, जैसे सबको लगा है प्रथम प्रयास है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत संघर्ष, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। उसके बाद जब मेरा जैसे मैंने बताया कि पीटी का एग्ज़ाम मैं दे दी थी, उसके बाद पीटी के बाद अधिकांश सारे लोग मेंस में लग जाते हैं और जब ये सिविल सर्विसेज आपका एम हो तो लग ही जाना चाहिए। तो मैंने भी सर के पास ज्वाइन कर लिया था, बीपीएससी जो फाउंडेशन का बैच चलता है, तो मैं उसमें आ रही थी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने डीएलएड में एडमिशन भी ले लिया था, तो क्योंकि रेगुलर कोर्स है डाइट था वैसे ही, शायद इसमें से बहुत लोग किए भी होंगे और वहाँ के जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथी हैं, वो लोग यहाँ पे उपस्थित भी हैं, यहाँ पे आए भी और उनका भी आगे एम है कि मैं भी कुछ करूँ क्योंकि डीएलएड अब कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उधर भी थोड़ा बहुत मतलब परेशान रहती थी, फिर इधर भी दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता था। फाइनली मेरा रिजल्ट आया पीटी का, उसके बाद 3 मतलब मार्च के लास्ट में आया। मैंने 8 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मुझे याद है। उसको मैंने अपने डायरी में भी नोट किया है क्योंकि डायरी राइटिंग मेरा हॉबी थी यही, तो मैं डायरी में लिखा करती हूँ। तो उसमें 8 तारीख का डेट भी, कल मैं अपने डायरी में पढ़ी थी, तो उसमें 8 तारीख का डेट भी था। तो प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट हुआ जब पीटी जैसे सर ने बताया
कि जब पीटी का रिजल्ट हो गया प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस का तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों के नहीं, मेरे ही मन में ये धारणा थी कि यहाँ से नहीं निकाला जा सकता है। सामान्यतः अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि यहाँ से कोई मेंस का प्रिपरेशन करे और बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन पाए। कोचिंग तो यहाँ पे बहुत चलते हैं, लेकिन ऐसा सामान्यतः हुआ नहीं है। तो जैसे सर बताएं कि मैंने बोला सर से कि सर बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि तुम कहीं चले जाओ, तो सर ने पूछा कि तुम्हें क्या पहले से सिलेबस पता है, तो मैंने बताया कि सर थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती हूँ जीएस के बारे में, ये सब सिलेबस पता ही है सर, लेकिन मैं एक जैसे अभी बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो पहले से लग गए हैं, तो उतना तो मैं अभी नहीं हूँ सर। तो सर ने कहा कि देखो मैं तो मेरे पास सारा, जैसे बोले सारा हथियार है मेरे पास, सारा बुक नॉलेज सब चीज़ है, तो अगर तुम अपना 100% देती हो तो तैयारी यहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि समय भी कम है। क्योंकि उस समय मात्र मतलब मुझे लग रहा है 2-2.5 माह ही टाइम थे मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद मैंने सर से बोला सर बुक से, जैसे सर बताएं कि बुक खरीद के लाएँ, और वो भी सारे सिलेक्टेड बुक थे, लेकिन वही बुक बहुत अधिक थे मेरे लिए। मैंने जब देखा था 2-2.5 मंथ में कंप्लीट कैसे होगा, मैं तो पहले ये सोचने लगी। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। मैंने सर से ही बोला था या तो मैं करूँगी तो पूरे मतलब एक संकल्प के साथ करूँगी और पूरे मेहनत से करूँगी कि हाँ मैं सफल हो रही हूँ, या तो मैं नहीं करूँगी, अगली बार तैयारी करूँगी। लेकिन बुक ये सारी बातें हो गई और लोगों के माँ बाप के सपने और खुद के लिए एक मौका भी मिला था कि यहाँ तक जब आए हैं, प्रीलिम्स निकला है तो थोड़े से और है मेंस और इंटरव्यू, इसे भी क्लियर किया जाए। और मुझे लगता है सबके लाइफ में एक ना एक 2 मौका ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे खुद को मतलब एक स्टैंड करने का मौका मिलता है, तो यही मौका शायद मेरे लिए भी था। तो उसके बाद मैं बुक सिलेबस इतना ज़्यादा बुक देख के मैं भी घबरा गई कि क्या करूँ अब। तो बहुत देर तक सोचे विचारे, सर तो बुक दे के चले गए। उसके बाद मैंने सोचा अभी तैयार हुई, उस दिन में अभी स्टार्ट भी नहीं की थी। सर बताएं ये सारे बुक हैं, ये तुमको अगर कर लेती हो तो बहुत सारे चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे, धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी बहुत अधिक थे। धीरे धीरे मैंने पहले तो कोई भी चीज़ करने से पहले मुझे लगता है कि अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास के साथ अगर आप डिटरमाइन रहते हैं अगर कि हाँ मुझे करना है, अब उसके पीछे उसके बीच में कितने भी बाधाएं क्यों ना आए, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। और उसे हुआ भी। मैं जहाँ पढ़ती थी मेरा स्टडी टेबल था, जहाँ एक तो सर पढ़ाते थे, एक मैं अपने रूम में पढ़ती थी। तो वहाँ पे मैंने उसी दिन लगाया कि नेवर गिव अप और मैं पास होंगी, एकदम मैंने फ्रंट लगाया। और उससे जब भी मैं पढ़ने जाती थी, जब भी मुझे थोड़ा सा ये होगा तो मैं उसे पढ़ूँगी कि मैंने ही लिखा है, मुझे पास होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी कुछ भी सोचते हैं या फिर कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एक बार ये जरूर सोचें कि आखिर मुझसे होगा क्यों नहीं। कोई ना कोई कर रहा है तो भी तो व्यक्ति है ना, वो भी कर रहा है, आगे बढ़ता मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू। ये वाली जो जज्बा है वो सबके अंदर होनी चाहिए, चाहे आपकी कोई भी एम क्यों ना हो। तो मोटिवेशन तो ये सारी बातें हैं। जैसे सर बोले कि ऐसे आप लोग को भी देखा जाए, आप लोग को भी पता होगा सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है सिविल सर्विसेज का। यूपीएससी का तो कुछ अलग है, उसका मैंने अभी तक प्रिपरेशन किया नहीं है, लेकिन हाँ है, फाफ तो है मेरा भी, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। तो बीपीएससी भी कम है नहीं, क्योंकि इसमें भी आपको जीएस के 4 पेपर होते हैं, ये सारा पढ़ना, ये सब मतलब इजी टास्क नहीं है। और वो भी बहुत कम समय था, तो मुझे वही पढ़ने थे जो सिलेक्टेड हो और जो आते हैं एग्ज़ाम में, इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ के। तो सर ने ही सारा गाइडलाइन किया। जैसे सर बोले कि आजकल तो यूट्यूब हो गया, गूगल साइट हो गया, सब जगह आप सबका उपयोग हुआ। लेकिन शुरू में मैं मतलब थोड़ा सा ये कि मैं कैसे खोज पाऊँगी सर, इतना समय भी बीत जा रहा है। 1-2 मैंने ट्राई किया यूट्यूब से देखने का, तो उसे पता भी नहीं चल पाता, बहुत सारे वीडियोज हैं, अच्छे अच्छे भी हैं। तो सर ने कहा कि मैं ही तुमको सर्च करके भेज दिया करूँगा, शेयर कर दूँगा लिंक, वहीं से तुम पढ़ लेना, या फिर जो भी गूगल साइट है वहाँ से PDF डाउनलोड करके सर भेज दिया करते थे, तो मैंने उसे किया। ये सब तो हो गई मतलब मेरे यहाँ तक पहुँचने की। अब उसके बाद स्ट्रेटजी पे आ जाए, जैसे बीपीएससी का, वैसे अधिकांश लोग जो भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो नहीं कर रहे हैं शायद उन्हें कुछ नहीं पता हो। जैसे पता है जो भी बीपीएससी है, बीपीएससी एग्जाम लेती है, उसके 3 स्टेजेज होते हैं। एक तो प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस और थर्ड आपका इंटरव्यू, जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है।
तो जैसे प्रीलिम्स है, ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और उसके मतलब स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए और आपका सिलेबस देखते हुए इस सबको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो जैसे ये सेमिनार का आयोजन भी किया गया इसीलिए कि मैं अपना अनुभव एक्सपीरियंस से शेयर कर पाऊँ। तो जो मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने किया, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। ऐसा ज़रूर नहीं कि आप भी वैसा ही करें। तो मैं जैसे प्रीलिम्स होता है, तो अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो इसमें अगर मेन फोकस अगर आपको रिजल्ट लेना है तो मुझे लगता है कि 4 सब्जेक्ट है जिस पे मेन फोकस होना चाहिए आपका, जिसमें सबसे पहले आता है हिस्ट्री आता है, ठीक। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ने के पहले एक तो लूसेंट सबके पास होता है, या आप वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करें या फिर सिविल सर्विसेज का, और उपयोगी भी है लूसेंट, क्योंकि बहुत कम ही बुक है और उसमें बहुत संक्षिप्त में बहुत सारे चीज़ दे दिए गए हैं। जो हम बुक पढ़ते हैं उसमें से अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वो सारे पार्ट्स आपको लूसेंट में मिल जाते हैं डायरेक्टली। तो ये उसका एक फ़ायदा है, आप उसको पढ़ना भी चाहिए। सारे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री एक मेजर पार्ट है बीपीएससी के सिलेबस में प्रीलिम्स के लिए, जिसमें सामान्यतः 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें यह है, अगर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है तो, और इसमें भी ये है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकांश क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसके बाद एंशिएंट और मिडाइवल से बहुत कम होते हैं। तो अगर इसको पढ़ना है और आपको सिविल सर्विसेज ही देना है तो आप मैं सजेस्ट करूँगी, या फिर मैंने जो पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम का बुक आती है जो आपको प्रीलिम्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके मेंस के लिए भी, मेंस आंसर राइटिंग में भी। तो आप उसे फॉलो कीजिए हिस्ट्री के लिए। और एक बीपीएससी के घटना चक्र की बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट जो है सेक्शन वाइज दिए रहते हैं, तो उसमें जो हिस्ट्री है उसको आप कर लीजिए। और फिर से घटना चक्र क्या है कि हिस्ट्री स्पेशल का भी बुक आता है, तो उसमें अगर आप हिस्ट्री कर लेते हैं और लूसेंट पढ़ लेते हैं, लूसेंट में 64-65 पेजेज हैं, अगर उसे आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हिस्ट्री में आप कहीं से मतलब अगर 35 क्वेश्चन पूछता है तो 30 या फिर 28, 25 प्लस तो ज़रूर कर लेंगे। और उसके बाद अगर सेकेंड की बात की जाए जिसमें 4 मेजर पार्ट मैंने बताया, पहला हिस्ट्री हो गया और दूसरा साइंस है। तो चूँकि जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ईजी है, क्योंकि मेरा भी साइंस बैकग्राउंड ही रहा है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ईजी ही लगता है साइंस, और जो भी होंगे तो उनको भी ईजी लगता है। लेकिन जो नहीं है उनके लिए घबराने की बात है नहीं, क्योंकि इसमें मतलब उतना कुछ रॉकेट साइंस जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऑनलाइनर ही क्वेश्चन होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और ज़्यादातर उदाहरण बेस्ड। जैसे फिजिक्स के कोई थ्योरम है, उस पर थ्योरम आपसे डायरेक्ट ना पूछकर, उसका इक्वेशन ना पूछकर आपसे उस पर बेस्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो आपके दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, घटते रहता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है उसमें। और अगर उसको कंप्लीट करना है साइंस को, अगर आप मतलब चाहते हैं कि अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि उसमें भी मिनिमम 30 क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं, तो अगर आपको बहुत बढ़िया से करना है तो इसके लिए लूसेंट साइंस की जो बुक आती है, जिससे मैंने भी किया, तो उसे आप कर सकते हैं। शायद उसे अगर कर लें तो शायद ही आपको किसी बुक की आवश्यकता पड़ेगी। और उसमें क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने हैं तो आप घटना चक्र का ही, साइंस का भी एक प्रैक्टिस बुक आता है जिसमें सारे पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं, दिए हुए रहते हैं, उसमें बीपीएससी भी इंक्लूड रहते हैं। तो उसे आप कर लेते हैं तो साइंस वहाँ से क्लियर हो जाएगा, साइंस में बहुत अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आपके मेंस में भी काम करता है, जो है बिहार स्पेशल। तो सामान्यतः जो बिहार से जो प्रिपरेशन करते हैं वो तो बिहार स्पेशल पढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसे देखा जाता है जो बाहर से यूपी या फिर दूसरे जगह से आते हैं तो थोड़ा स्किप करके चलते हैं, और स्किप करने लायक है भी नहीं, क्योंकि इसे बहुत ईजी भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं बिहार स्पेशल तो ईजिली आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। और ज़्यादातर अगर बिहार में देखा जाए तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप बिहार स्पेशल करना है तो इसके लिए 2 बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगी जिससे मैंने भी पढ़ा है। एक तो क्राउन का है, बिहार स्पेशल का बुक आता है एक, और एक आता है केवीसी नैनो का। दोनों बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, आप उसे पढ़ें। और उसमें मतलब पढ़ने का ये अप्रोच होना चाहिए, बुक तो है सारे, आप उसे अंडरलाइन करते हुए पढ़ें कि आपके पास जब रिवीजन करने का समय मतलब बहुत कम हो तो आप जो भी हाईलाइट किए हुए हैं उसे देखें, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाएं। और जो भी मैंने तो मतलब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सर भी खुद का नोट्स बनवाते हैं, तो उस नोट्स से, और जब भी सर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो बुक जरूर सजेस्ट करते हैं कि आप एक ये बुक पढ़िए। आप पढ़ना भी चाहिए, सिर्फ नोट्स के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए मुझे लगता है। तो एक तो आप सर का नोट्स भी पढ़ें, उसके बाद ये जो मैंने 2 बुक बताए उस दोनों को बुक को आप साथ में लेके चलिए।
और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सर यहाँ पे कराते भी हैं, या फिर एक इम्तियाज़ अहमद की सर की बुक आती है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उससे आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब पे भी हैं, वहाँ जाके पढ़ने के बाद ही आप, जैसे कि ऐसा होता है कि बहुत मैंने देखा है कि बिना पढ़े ही कंसेप्ट समझे ही आप ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर देते हैं करना। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत भी है और ट्रिकी भी है। रटने का तो है, लेकिन मेरा ये रहा, मेरा कंसेप्ट में जैसे सर बताए कि मैम आई थी तो मैं वहीं बैठी हुई थी, मैं वहीं पे बैठी थी और सुन भी रही थी। तो मैम ने पूछा कि अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मैम मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन मुझे डेटा जो फैक्ट है मतलब रटने में बहुत कठिनाई होती है। तो मैम ने उसके लिए उस समय सोल्यूशन बताया था कुछ, मुझे थोड़ा बहुत याद है। उन्होंने कहा था कि आप पहले कंसंट्रेट होकर बैठिए, फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। शायद आप अगर पढ़ती होंगी तो उस समय आपको हो सकता है आपके दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही होंगी। तो थोड़े बहुत बात सही भी है, लेकिन ऐसे बहुत बच्चे हैं जिसको बहुत कठिनाई होती है फैक्ट रटने में। तो अगर फैक्ट को याद करना है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर हथियार कोई है तो उसको रिवीजन कीजिए, बार बार, एक बार नहीं, बार बार पढ़ते रहिए। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्वेश्चन याद हो ही जाएंगे। इससे दूसरा कोई उपाय मुझे नहीं लगता है। और रिवीजन करते करते अगर नहीं हो पाता है इससे भी, तो आप उसे लिख के प्रैक्टिस किए कि जब भी आप याद करें तो उसे लिखिए, कि अगर लिखते लिखते दिमाग में जो एक और बात, जैसे हम कुछ भले पढ़ते हैं सुनते हैं ये सब तो है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप लिखते हैं ना तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाते हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं। और तीसरे जो चौथा है, जो मेजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी एग्ज़ाम में, तो है करंट अफेयर्स। तो जैसे अगर आपको वनडे एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करना है तो मार्केट में बहुत सारे मैगजीन है जो ईयरली भी आते हैं। तो अगर आप वनडे कर रहे हैं सिर्फ जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जो ईयरली आते हैं उसे आप देख सकते हैं। जिसमें अगर जो ज़्यादा फेमस बुक है अभी मार्केट में, तो एक तो एडिटोरिया का है और SPD का है, ठीक, तो उसे कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ उसी को नहीं पढ़ना चाहिए, उसी को नहीं देखना चाहिए। आपको मंथली कोई ना कोई मैगजीन पढ़नी चाहिए और डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भले PT के लिए उतना फोकस्ड होकर नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैं गई लिखने के लिए आंसर राइटिंग, तो उसमें लिखना होता है, उसमें याद करने वाला सिस्टम नहीं होता है। तो इसके लिए उस समय में पिछले मतलब 6 मंथ का पिछले का मंथली मैगजीन निकाल कर मैंने पढ़ा है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जो भी आप सिविल सर्विसेज अगर आपको BPSC देना है, आपका एम है हाँ कि मुझे निकालना है, तो आपको कोई ना कोई मंथली आपको मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी और डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा शुरू में बहुत मतलब ये लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, टाइम भी लगता है, लेकिन हाँ रियलिटी यही है कि अगर आपको पास करनी है तो सिर्फ ये मैगजीन आप ईयरली पढ़ के पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको PT देना है, मेंस देना है, उसके बाद इंटरव्यू भी देना है। तो इस सब के लिए हमको लगता है मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। और सिर्फ अगर प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड होकर पढ़ना है तो आप ईयरली भी पढ़ सकते हैं। 2-3 एक दृष्टि का भी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप कर सकते हैं, तो उससे नंबर बहुत अच्छे खासे आ सकते हैं। और उसके बाद ये 4 मेजर फैक्टर हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है BPSC के प्रीलिम्स में निकालने के लिए। जैसे कि 8 मई को एग्ज़ाम था, मैंने भी दिया था और बहुत अच्छे यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स से पढ़ने वाले हैं, मतलब सबका नंबर, मतलब ये जान के खुशी हुई कि सबका नंबर 100+ था। और सर भी बहुत खुश थे कि सबका चलो 100+ आया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पेपर कैंसिल हो गया, मुझे भी बहुत दुख हुआ। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है पॉलिटी है, पॉलिटी के 10-15 क्वेश्चंस आते हैं जो इजी हो जाते हैं। सर जो पढ़ाते हैं सिर्फ आप उसे भी पढ़ लेते हैं या फिर लूसेंट में जो है उसे आप पढ़ लेते हैं, तो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था। सर जो भी पढ़ाए थे, जो भी नोट्स बनाए थे, मैंने उसी को किया था, उसके लिए मैंने स्पेशल कोई अलग से बुक नहीं पढ़ा था। और इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, जिसमें बिहार और इंडिया दोनों लेवल के, तो इसे आप कर लेते हैं। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन फंस ही जाते हैं एग्जाम में, आ भी जाते हैं डायरेक्टली, तो उसे आप कर लें। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का, ऐसे मैंने पढ़ा है, ऐसे आप लोग भी याद करें। और एक और बात, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप लोग को प्रीवियस ईयर, तो मतलब मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपका मान लीजिए हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो आपको रिवीजन करना है कि मेरा कितना सही है कितना नहीं। तो जब मैं जाती थी तो पहले मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन देख के कि हाँ ये सही है तो उसका सॉल्यूशन देखने, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया है। पहले जैसे हिस्ट्री है मुझे लगाना है तो सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद लास्ट में
में मिलाती थी कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, उसके बाद जो गलत हो रहा है और जो सही हो रहा है दोनों का नीचे डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। जो आप बीपीएससी का घटना चक्र खरीदेंगे या फिर जो भी सब्जेक्ट पर जो भी घटना चक्र है उसमें, तो आप ऐसे करें। और एक चीज़ ये करने की खासियत ये भी है कि आपको जब भी अगर सामने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऐसा बीपीएससी में ट्रेंड रहा है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं 25 से 30% तक, तो डायरेक्टली भी आ जाते हैं एकदम कई बार। तो ऐसा ये होता है कि जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आप बिना आंसर देखे उसका आंसर मैच कर लिखते हैं और उसके बाद मैच करते हैं कि हाँ ये मेरा सही है ये गलत है, तो एक दिमाग में ये बैठ भी जाता है कि अगर क्वेश्चन आता भी एग्जाम में तो याद आता है कि ये क्वेश्चन मैंने किया था तो इसका बी आंसर ये वाला आंसर लगाया था तो मेरा ये गलत था, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसा मैं किया करते थे और मुझे फ़ायदा भी लगता है। क्यों नहीं तो ऐसा जैसे कि आप देख रहे हैं आंसर फिर मिला रहे हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, फिर दूसरा देख रहे हैं, फिर ऐसे कर करके ऐसे पता भी नहीं चलता है कि मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, मेरी जो तैयारी है कहाँ तक हो गई है। जैसे अगर मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ तो उसमें मेरा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है इसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है, आप देख देख के आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये थी मतलब जो मैं करती थी या फिर अभी भी करती हूँ। और उसके बाद आता है मेंस। जो भी बच्चे होंगे जो सिर्फ फैक्ट रटने में बहुत माहिर हैं और कंसेप्ट थोड़ा ऊपर ऊपर जाता है, उनके लिए मेंस तो मतलब वहाँ लिखना ही है आपको। वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि 4 ऑप्शन है 5 ऑप्शन है उसमें से टिक कीजिए, आपको वहाँ पे खुद आपको अपना आंसर बनाना है। और वहाँ जितना भी लोग ऐसे बैठा है हॉल में एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे सबके उत्तर अलग अलग होंगे, क्वेश्चन सेम है, तो इसके लिए लिखना प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जैसे सर बताया कि मैं पहले से आंसर राइटिंग कर भी नहीं रही थी, तो क्योंकि आप लोग को टाइम भी है और अगर आप एम बना के, और एक सबसे बड़ी ये कि ये जो दिमाग में धारणा बनी हुई थी कि अगर मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो मेरा नहीं होगा, या फिर जो गाइडलाइन मिल रहा है प्रॉपर है या नहीं, जो जैसे दिल्ली पटना के जो भी टीचर हैं इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं क्या वैसा माहौल है या नहीं है यहाँ पे, ये सब धारणाएँ थी। तो ये सब मुझे लगता है कि ये धारणाएँ थोड़ी बहुत टूट जरूर गई हैं। तो जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो जिसका मेन फोकस था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना ही है, तो उन लोग कहते हैं अंदर से तो ये मतलब एकदम अब मिथ्या हो गया है कि यहाँ से नहीं होगा, रिजल्ट यहाँ से नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। जब मैं खुद तैयारी करती थी तो बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ से आपका होगा कि नहीं। मैं मतलब कहूँ तो मेरी बहन है हमसे छोटी है जो यहाँ पे है भी सर के पास ही पढ़ती है, तो कहते थे मैं जब भी मतलब जितना सीरियस नहीं रहती है पढ़ने को, कहती है मेरे पास अभी बहुत टाइम है तुम पढ़ो ना, पहले तुम निकाल के दिखाओ ना कि यहाँ से होगा तब ना हमको विश्वास। मैं घर पे बोली थी कि तुम्हारी बात जरूर, हमेशा निगेटिव बोली तुम निकाल के पहले दिखाओ तो प्रूव करो कि हाँ यहाँ से होगा तब तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी, नहीं तो ऐसा ही पढ़ते रहे हमको नहीं पढ़ना है, पहले तुम निकाल के दिखाओ उसके बाद भले ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, पढ़ने में बहुत ठीक है। हम लोग मेरे जितने भी भाई बहन हम लोग शुरू से एक ही स्कूल में पढ़े लोग, तो पढ़ाई में ठीक ठाक हैं लोग शुरू से। तो लेकिन ये भी कहती थी ऐसा ही बहुत से, ये मेरी बहन की सिर्फ बात नहीं है, यहाँ पे जो भी बैठे हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं जो बाद में सुनेंगे आपके घर वाले भी, मतलब ये विश्वास भी नहीं रहता है, चाहे हम लोग अंदर से सोचते भी नहीं कि यहाँ से रिजल्ट संभव होगा। तो ऐसा जैसे कि उसके बाद मेरा पीटी निकल गया, तो उसके बाद अच्छा तुम्हारा पीटी ही ना निकला है, मेंस निकाल के दिखा तो माने। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद मेंस भी रिजल्ट आया, उसके बाद अब कहती है कि हाँ अब लगता है कि हम भी तैयारी करेंगे तो यहाँ से हो जाएंगे। अभी उसके पास या फिर जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है उसके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेजुएशन पहले से मैं तैयारी में लगी थी, लेकिन कि एसएससी हो गया, बैंकिंग है, ये सब की तैयारी में करती थी। खासकर सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी नहीं कर पा रही थी। और वहाँ तक आते थे मेरे जो भी दोस्त हैं, कुछ दोस्त यहाँ पे कितने की शादियाँ हो गई, कितने बहुत लोगों के जॉब भी लग गए, और ये सब कि अभी तक जो पढ़ रहा है उन लोग का जॉब हो गया, तुम्हारा अभी तक नहीं। ऐसी बातें सुनने के लिए मुझे भी बहुत मिली। ऐसा नहीं है कि मैंने फेस नहीं किया, मैंने प्रथम प्रयास में कर लिया तो मुझे ये पहले से ही लोग समझते थे कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, जैसे जॉब नहीं हो पाना है, धीरे धीरे उसके बाद हौसला भी टूटने लगता है जब आपका ना हो तो। लेकिन अंदर आप ये बना के रखें कि नहीं लोग जो कह रहे हैं कहने दीजिए, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, करना है, तो एक ना एक दिन आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। उसके बाद अगर मेंस पे आया जाए तो मैंने जैसे किया
जैसे कि मेरा ऑप्शनल जो था मेंस में, अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस पहले अगर बात किया जाए तो इसमें मेंस में आपको 4 पेपर लिखने होते हैं। एक जो फर्स्ट होता है जनरल हिंदी का होता है, जो सामान्यतः सब कोई पास कर लेते हैं, जिसमें 100 मार्क्स होते हैं और 30% सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। अगर आप इसमें 30 नंबर लाते हैं तो पास हैं, उससे ज़्यादा लाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी मेरिट लिस्ट में। तो जनरल हिंदी के लिए तो सबको ही पास हो ही जाएंगे, जो भी आप पढ़े हैं 10th तक, वही सारे रहते हैं, संक्षेपण, वाक्य विन्यास, ये सारी चीज़ें, निबंध, ये सारी चीज़ें होती है। उसमें मात्र 30% ही आपको नंबर लाने होते हैं। और उसके बाद अगर जीएस उस बात के पेपर देखा जाए तो 3 बचे, जिसमें एक पेपर होता है GS 1 का। इसमें 3 सेक्शन होता है, जिसमें पहला सेक्शन है हिस्ट्री का, और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स का, और उसके बाद है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स इसमें बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि स्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 36 मार्क्स के और 72 नंबर के होते हैं। तो चूँकि जैसे कि मैं साइंस में मेरा बैकग्राउंड था, मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ था, और मैंने बताया कि मैं एक बार बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दी थी। तो और कोविड के दौरान जब फर्स्ट कोविड आया था तो उसमें मैंने फॉर्म डाला था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हो गया था। तो उस समय मैं, क्योंकि बैंकिंग में DI वाला सेक्शन बहुत पूछता है मैथ में, तो मैंने उसमें DI किया था। तो DI यहाँ भी पूछा गया था, तो वहाँ का अनुभव मेरा यहाँ काम आ गया। तो इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा है भी, मैंने बैंकिंग के लिए पढ़ा, लेकिन इसमें भी DI आया, और शुरू में मुझे लगा इतना टफ है, और बैंक में तो मतलब आपके आंसर आ जाते हैं। मुझे पता नहीं था कि कैलकुलेटर भी आपको जाना लेके जा सकते हैं, आप अलाउड रहता है। उसके बाद सर बताए कैलकुलेटर भी तुम लेके जा सकती हो अंदर। तो लगा कि हाँ, तब तो बिल्कुल ही पास करेंगे और पूरा नंबर लाएंगे स्टैटिक्स में। उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक में 5, 6 या फिर ऐसे 2 ही क्वेश्चन होता है, 36 मार्क्स 22। तो मुझे लगता है कि मेरा गलती नहीं शायद ही हुआ हो, क्योंकि मैंने सारे सॉल्व किया था। और इसके लिए और उसके बाद स्टैटिक्स के लिए मेरा पहले से इसलिए भी ठीक था, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तो उसको मैंने 1 या 2 बार सारे को सॉल्व किया था, जो भी BPSC में पूछे गए थे। और जो हिस्ट्री का सेक्शन है, जिसमें भारतीय इतिहास है और कला और संस्कृति है, तो कला संस्कृति एक इजी शब्द, मतलब इजी कह सकते हैं, सेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कला पढ़े जाते हैं, सामान्यतः 3 या 4, जिसमें पाल कला, मौर्य कला और पटना कला। और इसमें ये भी रहता है कि इस बार अगर पटना कला आया है तो अगली बार नहीं पूछेगा। तो जो मेरा एग्जाम था, मुझे पूरा विश्वास था कि पटना कला ही आएगा, पीछे जो भी देख के ऐसा लग गया था। तो 3 ही है, उसका बढ़िया से तैयार कर लीजिए, वो आएंगे ही आएंगे। तो एक वहाँ से हो जाता है। उसके बाद भारतीय इतिहास वाला जो है, तो एक तो जो मैंने स्पेक्ट्रम बताया तो उसको भी मैंने पढ़ा था, और NCERT के बुक भी मैंने पढ़े थे। हाँ, और एक मैं बताना भूल गए, जैसे कि लूसेंट सबके पास होता है, वैसे ही जो भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास NCERT जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आपका बैकग्राउंड अगर आर्ट्स नहीं है तो जैसे मैथ है या फिर कॉमर्स है, जो भी जिसका है पहले से वो हिस्ट्री पढ़ें, या फिर जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स सब्जेक्ट है, तब भी आप NCERT का बुक लीजिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी उससे डेवलप होते हैं, और आप आंसर राइटिंग में भी आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है NCERT का बुक। तो मैंने NCERT के बुक पढ़े, मैंने पूरा तो बुक नहीं पढ़ा, लेकिन जो सेक्शन मुझे चाहिए थे, जैसे सर बताएं कि अगर हिस्ट्री है तुमको ये पढ़ना है, तो इस क्लास के बुक में हिस्ट्री में ये दिया हुआ है, ये पार्ट तुम इसे पढ़ लो। तो ऐसे मैंने NCERT के बुक पढ़े, स्पेक्ट्रम पढ़े। और BPSC मेंस में अगर जो मेरे मतलब सक्सेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जिस बुक का, उसमें है दृष्टि का एक BPSC मेंस का बुक आता है। शायद BPSC मेंस वाले में जो प्रिपरेशन करते हैं उनको सर खरीदवाए भी हैं, सबके पास है भी। तो दृष्टि का होता है और मेंस का होता है, उसको मतलब बहुत बार मैंने पढ़ा है। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का हर जगह रोल है, आपके PT में भी मेंस में भी, तो मैंने प्रीवियस ईयर के लिए KV स्नैनो की बुक आती है, उसमें आपके आंसर भी दिया रहता है उसका। बस ये 2 बुक में मैंने बहुत बार पढ़ा है। और जो दृष्टि वाला है उसमें GS 1 और GS 2 दोनों दिया भी रहता है, उसमें स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन दिए होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन रहते हैं। तो वहाँ से ये सब हुआ हिस्ट्री का, स्टैटिक्स का। और करंट अफेयर्स का तो थोड़ा भास्ट ही सिलेबस है, तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक विजन IAS का 365 आता है मेंस के लिए, तो मैंने उसको निकाला था। जैसे कि मेरा PSIR सब्जेक्ट था, तो उसमें पॉलिटिक्स करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन IAS 365 है, तो उसको मेंस के लिए उसको अलग से स्पेशली पॉलिटी के लिए निकाला, राज व्यवस्था जो है।
और उसके बाद जो मंथली मैंने 6 मंथ का पीछे जो भी जनवरी फरवरी से लेके मैंने सारा इसे निकाला था और इसको मतलब पढ़ा था मेंस में, क्योंकि लिखना होता है आपके जो करंट अफेयर्स का रोल है। आपके साइंस टेक में भी GS2 में एक साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, उसमें भी आपका करंट अफेयर्स ही है, मतलब वो सारा करंट अफेयर्स ही। अगर आपके पास करंट अफेयर्स है तो साइंस टेक के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का रोल तो बहुत अधिक है, आपके पीटी में भी है, मेंस में भी है, यहाँ तक कि आपके इंटरव्यू में भी है। तो फर्स्ट सेक्शन ऐसे हुआ। उसके बाद सेकेंड पेपर जो है GS2 का पेपर है, जिसमें एक सेक्शन होता है पॉलिटी का। और पॉलिटी मैंने, क्योंकि मेरा PSIR सब्जेक्ट था तो पॉलिटी उसमें भी एक सेक्शन होता है पॉलिटी का, तो वहाँ से मैंने किया था, तो दोनों के लिए मेरा हो गया था। ओवरलैपिंग था, कुछ क्वेश्चंस मतलब उसमें मैच नहीं कर पाते थे। और बिहार को जैसे ये खासियत है, जैसे अब बिहार प्रिपेयर होना भी चाहिए। BPSC में जब भी मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें बिहार को इंक्लूड करके चलिए। और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं। अगर भारतीय इतिहास का है क्वेश्चन, अधिकांश आधुनिक इतिहास जो है, तो उसमें तो आपको बिहार की क्या योगदान है, भूमिका क्या है, बिहार के लोगों के बारे में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है बिहार के, ये सब के आप रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो पॉलिटी का सेक्शन आ जाता है और एक साइंस और टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन है जो GS2 में आता है। और ऐसे मतलब धीरे धीरे GS2 और GS फर्स्ट और GS2 मैंने उसी बुक से किया था और दूसरा बुक मैंने कोई यूज़ नहीं किया। और बाकी जो भी सेक्शन मुझे समझ में नहीं आते थे तो सारे यूट्यूब से भेज दिया करते थे या फिर गूगल साइट से सर्च करके। उसके बाद नंबर आती है ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल आप अपने अनुसार चूज करें वैकल्पिक विषय जो है, क्योंकि जैसे सर भी ADM सर ने भी बताया कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप लोगों के बीच में ना पढ़ें कि इससे इस सब्जेक्ट लेने से नंबर अधिक आते हैं, इसे लेने से कम आते हैं। तो मैंने PSIR क्योंकि मैं पहले से ही चूज़ कर ली थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा पॉलिटी में भी था, तो इसीलिए मैंने इसलिए भी लिया था। और उसके बाद में पता चला कि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है, सारे सिलेबस से मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसमें है और सिलेबस भी बहुत अधिक है। तो उसके लिए मैंने पटना से ही नोट्स मंगाया था पॉलिटी के लिए। और एक लक्ष्मीकांत की जो बुक है तो आपको पॉलिटी में पढ़नी है, और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो अगर पॉलिटी के लिए उससे बेहतर कोई बुक है नहीं मार्केट में लक्ष्मीकांत को छोड़ के, तो उसे आप PT के लिए भी पढ़ सकते हैं और मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने उसे फॉलो किया था और नोट्स जो भी मंगाए थे। और फिर से जो दिल्ली में राजेश मिश्रा सर हैं जो पॉलिटी के टीचर है, आप लोगों को पता होगा, PSIR के UPSC को पढ़ाते हैं, तो उनका नोट्स मैंने मंगाया था। तो उनके नोट्स थे, फिर जो मैंने पटना से नोट्स मंगाया था उसे, और उसके बाद फिर लास्ट में एक प्रीवियस ईयर की बुक भी खरीदा था मैंने PSIR के लिए, तो उसे मिला के धीरे धीरे सारा कंप्लीट हुआ। और मेंस राइटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में। इंटरव्यू में क्या नंबर आएंगे, क्या आप पढ़ के जा रहे हो, पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, कितने नंबर मिलेंगे, ये सब मायने मतलब उसका तो छोड़ ही दीजिए कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आप मेंस में लिख के आते हैं और अपना 100% दे के आते हैं तो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। आप इंटरव्यू में बस घूम फिर के आ जाइए तो भी आपका रिजल्ट निश्चित है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो बहुत किया था, अपना सब्जेक्ट बहुत देखा, मेरा मैथमेटिक्स था तो मैं भूल भी गई थी। तो इंटर लेवल तक मैंने अपना मैथ भी देखा, फिर से उसे जाके पढ़ा। करंट अफेयर्स दिन रात पढ़ो, 2-3 माह पीछे का पढ़ो, उस दिन का पढ़ो। और PSIR पूरा सब्जेक्ट, उसमें एक थिंकर वाला चैप्टर होता है, वो दिमाग खराब कर देता है, मतलब उसी को मैंने बहुत अधिक पढ़ा है। थिंकर वाला पार्ट एक होता है PSIR में, तो मैंने ये सारा किया। लेकिन जब मैं इंटरव्यू में गई तो मेरे से ये सारे क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए। मतलब कि जो मैंने तैयारी करके गई थी कि मैंने मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन था, जैसे पीछे जो भी दे के आ रहे थे इंटरव्यू उनका मैं देखती थी यूट्यूब पे कि उन लोगों का क्या फीडबैक है, तो वहाँ से उस टाइप के क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए मेरे से। और क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तो कुछ क्वेश्चन था, 2-3 मैं बताना चाहूँगी। जैसे क्योंकि पता ना वो लोग क्यों पूछे, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया मुझसे। और भी उस समय एक प्रेशर भी रहता है जब इंटरव्यू में जाते हैं, और वो भी तब ज़्यादा हो जाता है जब पहली बार हम जा रहे हैं। और पहले से अनुभव है तो शायद उतना नहीं रहता है प्रेशर, लेकिन जब मैं गई वहाँ पे उसके बाद यही सामान्य तब इंटरव्यू तो पूछा नहीं, लोग खुद बोले कि आप प्रियंका कुमारी हैं, आप यहाँ से हैं, तो जी सर। उसके बाद कहाँ से ग्रेजुएशन किया, सब्जेक्ट क्या है आपके, BPSC में ऑप्शनल क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे यहाँ पे है तो थावे मंदिर है, तो उन लोगों ने पूछा कि कोई ऐसा फेमस जगह है या फिर कोई मंदिर वगैरह है आपके यहाँ, तो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने लोग क्वेश्चन किस चीज़ का मंदिर है, तो मैंने बोला कि माँ दुर्गा का शक्तिपीठ है यहाँ पे और बहुत ही फेमस है सर, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो उनका क्वेश्चन था कब बना था दुर्गा मंदिर, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं थे,
तो मैंने कुछ सोचा, उसके बाद मैं बोला सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो शायद उन लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा कि रहती है वहाँ पे, इसको पता नहीं है। और उसके बाद क्योंकि मैथमेटिक्स था तो कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रोड के बारे में। रोड का जो स्लोप है 10 डिग्री पे क्यों बनाया जाता है, रोड क्यों घुमा दिया जाता है, तो ये मैंने बता दिया था कि सर अभी केंद्रीय बल यहाँ काम करता है, इसलिए रोड को जब भी दूसरा रोड अगर निकल रहा होता है तो वहाँ मुड़ाव बना दिया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया कि कुछ मूलधन बताया लो, इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। उसके बाद मैं सोचने लगी, एक सर थे उसमें चेयरमैन सर, तो उन्होंने बोला कि आप पेन पेपर ले सकती हैं। तो मैं सोची कि चलो पेन पेपर मिलेगा, लेकिन जिस सर ने क्वेश्चन किया था तो उन्होंने बोला कि नहीं पेन पेपर आप नहीं ले सकती हैं, आप ऐसा ही सोचिए और दिमाग से सोच के बताइए। तो मैं सर एग्जैक्टली नहीं बता पाई और थोड़ा दिक्कत भी है। वैसे भी आप लोगों को पता है चक्रवृद्धि जैसे ही स्किप कर देते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें इतना कैलकुलेशन होता है और वो भी दिमाग से सॉल्व करना था, तो मैं उसे नहीं बता पाई थी। उसके बाद फिर से लाभ हानि के क्वेश्चन डायरेक्ट, उसके बाद मैं नहीं बताई, नो बोल दिया। उसके बाद लाभ हानि के क्वेश्चन पूछा, उसको मैंने ईजी था तो मैंने उसे बताया। उसके बाद मेरे हॉबी से क्वेश्चन थे, मतलब कि मेरा जो इंटरव्यू था सामान्यतः 15 मिनट का चला, सामान्य ऐसे 20-25 मिनट का चलता है, किसी से 10 मिनट, लेकिन मेरा 15 मिनट का था। और सबसे मतलब ये बात है कि मैंने जितना प्रिपेयर किया था मैं इंटरव्यू के लिए, वैसा एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया, ना पॉलिटी से ना PSIR से। और मैंने जैसे बताया कि इंटर लेवल तक मैं करके गई थी, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ये सब पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरा ऑनर्स था मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। तो इसीलिए जो भी आप मॉक देते हैं यहाँ चाहे कहीं पटना उटना, मैं सर बताया भी कि मैं पटना भी गई थी, 3-4 मॉक दिया था कोचिंग में। तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है आपको मॉक इंटरव्यू में, वहाँ फाइनल जो पैनल बैठा रहता है वहाँ के क्वेश्चंस में। तो मेरा यहाँ तक का जो अनुभव रहा है, सर ने बताया भी कि इसका मेंस में बहुत अच्छा नंबर है, तो सही ही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मतलब रेयर ही ऐसा देखने को मिलता है कि आपके मेंस का जो कट ऑफ है उसमें आप एक बराबरी पे हो और इंटरव्यू के मार्क्स से आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना बढ़िया से करें मेंस का कि आप इंटरव्यू की चिंता ही ना रहे आपको कि इंटरव्यू में क्या नंबर मिल रहा है क्या नहीं। और आंसर राइटिंग जब आपको ये सोचना चाहिए कि जब मैं 3-4 मंथ में कर सकती हूँ और वो भी PSIR ऑप्शनल लेके, तो आप 1-1.5 साल में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जज्बा है, जैसे इतना लोग बैठा है। हाँ, और एक बात आती है जो मैं स्पेशली सोची थी कि मैं बोलूँगी ज़रूर, जैसे मोटिवेशन की। जो भी यहाँ सुन रहे हैं, सर ने बताया कि हम लोग के अंदर जो है मोटिवेशन किसी को देख के आता है कितना दिन, 10-5 दिन, उसके बाद सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो हम लोग इस पर विचार करते नहीं कि आखिर गायब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सबसे पहले अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, समस्याएं तो बहुत आएंगी। आप जब पढ़ने जाएंगे तो आपको पढ़ाई के लेके समस्याएं हैं ही, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने घंटे करना है। और अगर 3-4 साल से आप पढ़ रहे हैं तो उसका अलग से टेंशन कि इतना साल हो गया जॉब नहीं हुआ, तो बाहर वाले घर वाले जो भी रिश्तेदार हैं बहुत तरह की बातें करते हैं। इन सारी बातों का आपको इग्नोर करके समस्याएं आनी है। अगर जीवन में अगर आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो समस्याएं आती हैं। और अगर आप मेरी मानिए, जैसे मैं भी किया करती थी, तो जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, आप अपने समस्याओं के अपना फ्रेंड बना लीजिए। ऐसा सोचिए कि जैसे मेरे फ्रेंड वैसे मेरी समस्याएं हैं, ये होते ही चलते ही रहेंगे मेरे जीवन में। और जैसे कि मैं ऐसा किया करती थी, जो भी घर पे भी लड़कियों को भी बहुत काम होते हैं, लड़कों भी काम होते हैं, चाहे बहुत तरह की समस्याएं पढ़ाई को लेके, तो आप समझ से जैसे कि अपने फ्रेंड को आप झगड़ा झंझट कुछ भी हो जाता है, अपने फ्रेंड को छोड़ते नहीं हैं, वैसे भी समस्याएं आपको छोड़ने वाली नहीं है। रूप उसके चेंज हो जाएंगे। आप जैसे मैं भी अगर जाती हूँ तब भी चैलेंजेस चुनौतियाँ आएंगी ही, जब मैं जॉब करूँगी तब भी, तो उसके रूप आपके चेंज हो जाएंगे, उसके टाइप चेंज हो जाएंगे, लेकिन समस्याएं आपके जीवन से कभी जाएंगी नहीं। तो जीवन का आनंद भी इसी में है कि समस्याओं को मात दे के आप कुछ आगे बढ़ें करें। वैसे तो मेरा उम्र भी बहुत कम है, मेरे भैया बैठे हैं, मतलब इनकी ज्ञान और मेरे ज्ञान की तुलना ही नहीं की जा सकती है, बहुत तेज है। मतलब हम लोग घर में, मेरे पापा जी जैसे बताएं कि मेरे पापा जी का भी ख्वाब था कि सिविल सर्विसेज में आए, वो भी कुछ करना नहीं चाहते थे, वो भी छोटी जॉब कुछ भी नहीं, मतलब कि नहीं हमको करना है तो सीधे मेन ही चीज़ करना है जो मेरा मकसद है।
तो यही डर एक अंदर से हम लोग को भी रहता है, मेरे अंदर भी था कि पता नहीं मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँगी नहीं। इसलिए मैंने पहले से मेरा मोटिव था कि पहले कोई भी छोटी चीज़ मैं क्यों ना कर लूँ, उसके बाद देखा जाएगा आगे जो है वो तो सपना है। और एक बार आप अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं तो जो आपको करना है आप ज़रूर कर सकते हैं। तो इस मोटिव के साथ मैं भी सोचती थी कुछ ना कुछ कर लिया। यही मेन कारण भी था कि मैं DELED का कोर्स भी की और उसमें मतलब क्लियर भी हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने फॉर्म डाला PT का एग्ज़ाम दिया, उस समय मैंने एडमिशन लिया था DELED में, और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन फाइनल ईयर के पेपर्स हो रहे थे और उसके बाद पेपर ख़त्म, वो भी कंप्लीट ये भी कंप्लीट। और मैं क्योंकि सिर्फ DELED और BEd करने से काम नहीं चलता है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तभी मैंने CTET भी पास कर लिया था बहुत अच्छे मार्क्स से। तो क्योंकि एक ये होना चाहिए, ये होना अगर आप लक्ष्य बना के चलते हैं कि मेरा टारगेट ये है, मेरा मोटिव ये है, मुझे यही करना है, तो आपको मिलेंगे ही। लेकिन जैसे सब कोई प्लान B के बारे में सोचते हैं कि प्लान B भी होना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्लान B भी आपकी होनी चाहिए कि आगे आप जो कर रहे हैं तो अगर वो उसका मतलब ऐसा कभी नहीं हो कि आप जो करें तो ऐसा दिमाग में कभी लाए नहीं कि नहीं होगा मेरा। आप मेहनत करते रहिए। सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप दृढ़ संकल्प होकर अपने आप पे संपूर्ण विश्वास करके मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत और धैर्य के साथ। बीच बीच में समस्याएं परेशानी आते रहती है, बीच बीच में पढ़ाई भी छूट जाता है एक दो मंथ। जैसे मैंने भी DELED मैं कर रही थी तो बीच बीच में बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है। BPSC मेरा बहुत जब मेरा मेंस का पेपर था तो मुझे इतना सारे असाइनमेंट लिखने थे, उससे भी सबमिट करना था, तो मैं असाइनमेंट भी लिखा करती थी। जब मेंस का आंसर राइटिंग करती थी तब उससे भी कंप्लीट करें। ये भी तो एक बैलेंस बना के अगर आप कुछ भी करें, जो भी समस्याएं होती रहें, किसी किसी के जीवन में होती है थोड़ी कम समस्याएं होती है, किसी के जीवन में कुछ ज़्यादा ही होती हैं। लगता है समस्याएं मतलब समस्याओं को भी लगता है कि ये इंसान बहुत मौजूद है, इसके पास मुझे होना ही चाहिए। तो ऐसे हो जाता है किसी के साथ। तो आप डरिए नहीं समस्याओं से, उसे अपना दोस्त बनाइए। जैसे मैंने बोला तो होना ही है, समस्याएं जीवन है तो समस्याएं हैं, समस्याएं खत्म तो जीवन खत्म। बस मैं अब यहीं पे अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आप लोग यहाँ पे आए सुने, मुझे धन्यवाद। और अगर आप लोगों के क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो खासकर जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे तो मैं आते ही रहूँगी जब तक यहाँ हूँ। तो क्योंकि मेरा कोचिंग भी रहा है तो जुड़ाव भी है मेरा, बहुत ज़्यादा याद भी आएगी क्लास। कोचिंग की यही क्लास है हम लोग का जहाँ पे BPSC फाउंडेशन का क्लास चलता है। तो बाकी जो बाहर से जो भी स्टूडेंट आए हैं जो यहाँ खासकर यहाँ के नहीं हैं, तो उन लोग के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो तैयारी को लेके या फिर कोई भी समस्या है, खासकर लड़कियों को कुछ ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो ये लोग अपनी बड़ी बहन समझ के या फिर छोटी बहन समझ के कुछ भी पूछिए अपनी समस्याएं। किसी को नहीं पूछना है, मतलब हम मान लें कि आप लोगों ने भी अपनी समस्या को अपना दोस्त बना लिया। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जहाँ बिना डरे वगैरह आराम से 5-10 मिनट समय है अभी, टेंशन अभी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, माइक आपके पास पहुँच जाएगा ताकि इधर से रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर जो क्लास के लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक अभी ट्रेनिंग में नहीं जा रही है तब तक तो जो मर्जी तब वो आ सकती है, आपको गाइड कर सकती है, जो बता सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, इतना गर्मी में भी आपने मतलब यहाँ पे रुके रहे। ठीक है, नीचे मिठाई की व्यवस्था की गई है, जितना हो पाया उतना हो पाया है। मिठाई खाइए, वो मिठाई फिर खुशी मनाते हुए जाइए। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।